नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी चौहान है और स्वागत है आप सभी का लाइव लॉ की इस खास पेशकश में। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर एक बहुत ही खास मेहमान के साथ। मैं स्वागत करना चाहूंगी एडवोकेट शोभा गुप्ता जी का, जो बिल्किस बानो की वकील हैं और पिछले 24 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। आपने कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से गुजरात दंगों के मामले में 11 दोषियों को मिली रिहाई के संबंध में एक बड़ी जीत हासिल की है। शोभा जी, हमारे साथ आज इस जागरूक चर्चा पर साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को जो रिहाई दी गई थी उसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गुजरात सरकार के पास इन दोषियों को रिहाई देने का कोई अधिकार नहीं था। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये वो दोषी हैं जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस याकूब रसूल के साथ किए गए घोर अपराधों के तहत जेल में सजा हुई थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया है कि गुजरात सरकार के पास यह रिहाई देने का कोई अधिकार नहीं था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 11 जो दोषी हैं उन्हें जेल में सरेंडर करना होगा। और हाल ही मिली अपडेट के हिसाब से 21 जनवरी 2024 को सभी 11 दोषियों ने जेल में सरेंडर कर दिया है। जब 2022 में रिहाई दी गई थी, देश भर से सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी PILs दायर की गई थी, जिनमें से एक खुद बिल्किस बानो ने दायर की थी। एडवोकेट शोभा जी बिल्किस बानो को रिप्रेजेंट कर रही थी और इस केस में अग्रणी वकीलों में शामिल थी। शोभा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में आप बिल्किस बानो के साथ थी, हमें बताइए कि उन्होंने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया और जब उनके दोषियों को रिहाई दी गई तो इसका उन पर क्या प्रभाव हुआ। जो उसके साथ हुआ वो आप वर्ड्स में बहुत एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो और उसको बहुत सीधे समझा नहीं जा सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं बार्बरिक है, इनह्यूमन है, अमानवीय कृत्य है, कुछ ऐसा जो एक इंसान सोच नहीं सकता कि दूसरा इंसान उसके साथ कर सकता है। और वो मैं हमेशा बोलती हूँ इस मैटर के लिए कम से कम कि आप इस तरह के अपनी सारी इमेजिनेशन को कितना भी वाइल्ड बना लें, कितना भी उसको अमानवीय बना लें और उस सबको आप मिलाओगे तो भी बिल्किस के साथ हुआ अपराध पूरा नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। वहाँ से जिंदा बचना, रिलीफ कैंप में जाना, रिलीफ कैंप में जाने के बाद बावजूद उसके कि आपने अपने परिवार के 14 लोगों को खो दिया है, हिम्मत रखना, आपकी पहली बच्ची, मतलब आपके एक बच्ची जो आपकी पहली बच्ची थी वो आपके सामने एक गन शॉट से मार दो, अलग बात होती है। आप ऐसे कपड़े धोते हो, ऐसे किसी ने आपकी बच्ची को पकड़ के और स्मैश कर दिया स्टोन पे उसके हेड को और वो मर गई। आप उसके लास्ट राइट्स नहीं कर पाए, आप प्रेग्नेंट हो खुद। हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन को कितना केयरफुली हैंडल करते हैं घरों में, राइट? उस हालात में आप बचे हो, आप ठंड अंधेरी रात में एक जंगल में, सिंहास जंगल में अंधेरी पूरी रात आप रहते हो, कपड़े नहीं है, लाशों से कपड़े उठा के पहन रहे हो। आप किसी जंगल में आप किसी पास के फिर अपने विलेज में गए, वहां से उनसे कपड़े मांगे, वो आपने पहने। मतलब क्या था वो जिसने उसको जिंदा रखा, मेरे को आज तक नहीं समझ में आता। मैं 20 साल से मैटर में हूं, पर ये समझ पाना कि ऐसा वो क्या था जिसने उसको जिंदा रख लिया, ये मेरे समझ के परे है। अनलेस वो एक डिवाइन इंटरवेंशन हो कि हमें न्याय दिलाने के लिए अगर इसको जिंदा नहीं रखा तो इस मैटर में न्याय होता ही नहीं। तो वहां से आप रिलीफ कैंप पहुंचे, रिलीफ कैंप में आपकी FIR आप लिखवाना चाह रहे हो, लिखी नहीं जा रही है। ये बिल्किस का अपना स्टेटमेंट है कि उसको ये बोला गया कि तुमको एक जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा अगर तुमने इस केस के बारे में बात करी तो। और मैं इसलिए बोल रही हूँ इस बात को कि केवल ये एलिगेशन नहीं है, बाद में और विटनेसेस ने बोला जो रिलीफ कैंप में थे कि हमने देखा, हमारे सामने बोला गया था और कोर्ट ने नोटिस किया इस चीज को। और इसीलिए ऐसे बहुत सारी चीजें कि उसने बताया कि 15-20 लोग थे, 20-25 लोग थे, 2 गाड़ियां आई थी। पुलिस वालों ने जो FIR उस वक्त लिख रहे थे उन्होंने लिख दिया 400-500 लोग आए थे। अब 400-500 लोग उस पतले से जंगल में जा ही नहीं सकते थे इस लेन में। तो अगर वो स्टोरी सही नहीं स्टैब्लिश कर पाती बिल्किस, तो वहीं खत्म हो जाता कि आपने एक फॉल्स स्टोरी बनाई है, उस जंगल की उस पतली लेन में 500 लोग पहुंच जाएंगे, कैसे संभव है? और 500 में से आप 12 को कैसे पहचान रहे हो भाई? ये भी तो एक इश्यू बनता ना।
पर किस्मत की बात यह है कि वो सब गड़बड़ी होने के बाद भी वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर पहुंच गई और उन्होंने वो स्टोरी वहीं के वहीं अपने सबॉर्डिनेट को बोला, अभी हाथ से लिखो। सो बिल्किस बोलती गई, वो लिखते गए और उन्होंने ऑफिस जाते उसको टाइप करवाया। टाइप करवा के उन्होंने तुरंत उसी दिन डिस्पैच कर दिया सब ऑफिसेस को। तो वो एक रिकॉर्ड बन गया और वो रिकॉर्ड बिल्किस, मतलब क्या होता है, मेरी तारीफ हो जाएगी, किसी और की तारीफ हो जाएगी। इनफैक्ट उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तो हो ही नहीं पाती है, जिन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया इस मैटर को बचाने में, कि वो वहां से जो गड़बड़ियां हुई थी वो सब एस्टेब्लिश हो गई कि भाई एफआईआर इन्होंने गलत करी थी, इसके तो स्टेटमेंट थे, फिर क्लोजर रिपोर्ट। बिल्किस की किस्मत ये अच्छी थी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उसके साथ आके खड़ा हो गया और वो पहली लड़ाई, जबकि एक गलत क्लोजर रिपोर्ट आ गई थी और उन्होंने, पुलिस ने ये बोल के केस क्लोज कर दिया, गुजरात पुलिस ने, कि हादसा तो हुआ है पर नाम नहीं है एक्यूज के, हम उनको ट्रेस नहीं कर सकते, जबकि नाम थे, क्योंकि वो जानती थी उनको। हाँ, क्योंकि सब अड़ोसी पड़ोसी थे, कोई दूध बेच ले रहा है उनसे, कोई कुछ और कर रहा है, सब आजू बाजू के लोग, आप कैसे नहीं जानोगे उनको। तो वो केस प्रोसीड हो पाया कि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैटर ट्रांसफर हुआ, ट्रायल ट्रांसफर हुई और वो एक कन्विक्शन तक पहुंची। जहां तक बिल्किस की पर्सनल सफरेंसेस हैं, वहां से निकल के वो आज भी एंटी डिप्रेसेंट लेती है। सो कैन यू इमेजिन कि वो जाता नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको जॉब भी देंगे एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, वो नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि वो अनजान लोगों के बीच में आज भी नहीं जा सकती है, वो क्राउड में आज भी नहीं जा सकती है, वो बहुत सारे लोगों को बोलता हुआ अभी भी नहीं सुन पाती है। तो वो है, वो एक ट्रॉमा है वो जो जी रही है, पर अच्छा है कि वो जी रही है, मतलब जो अच्छी बात है कि वो जिंदा है। सफरेंसेस हैं कि जो जब तक आपका मैटर चलता रहा, हमारा ट्रायल चलती रही, उसको, बिल्किस को, जो सोशल वर्कर्स उनके संग अटैच थे, जिन्होंने उसके संग हैंड होल्डिंग करी है, मतलब सोशल वर्कर्स ने वो रोल प्ले किया है जो कि एक माँ भी नहीं कर सकती अपने बच्चों के साथ। उन्होंने बिल्किस को हाइड करवाना, जगह जगह छुपाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बचाए रखा। अब वो असल में कोई अटैक था या डर था, पर ये डर था हमेशा से। बिल्किस के बहुत दबाव आए ट्रायल के दौरान केस वापस लेने के लिए। हिम्मत जो वर्ड है ना, उसका जीता जागता रूप क्या होता है? शी इज हिम्मत पर्सोनिफाइड। आप लोग मेरे को बोल देते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि वो जो है वो है। आप उसको मिल लोगे, उससे बात कर लोगे और आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी तो शर्म आएगी। मतलब वो कुछ है, कुछ अलग ही चीज है वो, या जो उसने सफर किया उसने उसको अलग बना दिया। पर वो ऐसी लड़ाई है कि कोई और उसके साथ जो भी अटैच होगा वो हिम्मत हार ही नहीं सकता था, क्योंकि वो लीड करती है, वो आपको आगे चल के बताती है कि इस काम को तो करना ही करना है, और वो हताश नहीं होती है। वो हताश नहीं होती है। जब रेमिशन ऑर्डर आ भी गया तो ऐसा नहीं है, देखो कोई भी है, ह्यूमन हो, आपको एक बार लगेगा ये क्या हो गया, बट द वेरी इमीडिएट नेक्स्ट रिएक्शन वाज कि इसको करना तो होगा, ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है। ये तकलीफ होती है कि बार बार क्यों करना पड़ता है, मुझे बार बार क्यों जाना पड़ता है, पर यह भी एक फैक्ट है कि बिल्किस को सुप्रीम कोर्ट ने कभी निराश नहीं किया। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्किस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो नहीं दिया जो देना चाहिए, एक्सेप्ट जब कोई और आया और उनको कुछ और ऑर्डर मिल गया। सो राधे श्याम के केस में बिल्किस नहीं गई थी ना, बिल्किस जब आई है यहां तक, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो सब दिया है जो उसने मांगा है। तो इसलिए उसका फेथ टिंकर हो ही नहीं सकता था जुडिशरी से। इतना भी कभी किसी को मत सताओ, इतना भी किसी के संग मत करो कि वो हिम्मत का पर्यायवाची बन जाए। वो बन चुकी है, वो बन चुकी। इसलिए मैं कहती हूँ अगर किसी को हिम्मत को डिफाइन करना तो बोल दो तुम बिल्किस हो। आई थिंक पहली बार किसी ने हमें ये भी बताया है कि सोशल वर्कर्स का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। सोशल वर्कर्स का जो रोल है वो इतना बड़ा है कि वहां गुजरात राइट हो गए, बहुत लोगों के संग हादसे हुए थे जी,
मैं भी बिल्किस के आसपास की उम्र की होंगी, थोड़ी सी बड़ी होंगी, सब अपना काम कर रहे थे, हम सब तकलीफ़ में थे। सोशल वर्कर्स वहाँ पहुँचे, उस हालात में उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसकी हिम्मत डूबने ही नहीं दी, कभी खड़े रहे। उस वक्त ये थोड़ी हुआ था कि स्टेट ने आके कोई हेल्प करी थी कि उसको कोई कॉम्पनसेशन दे दिया था। स्टेट के लिहाज से अगर आप देखो इसको, इस एंगल से सोचो, कभी किसी को लग सकता है कि मैं स्टेट के अगेंस्ट ही बोलती रहती हूँ, पर आप बिल्किस के शूज में जाओ ना, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया है, जल गया है, खत्म हो गया है, परिवार वाले खत्म हो गए, मोहल्ला खत्म हो गया है, ठीक है। अब आप एक प्रेग्नेंट लेडी हो, आपका हस्बैंड आपके संग खड़ा हुआ है हिम्मत के साथ, बट घर कहाँ है, 2 वक्त का खाने का कहाँ है, वो कैसे आएगा? स्टेट ने कब सोचा? आप सोचो, अगर ये सोशल वर्कर्स नहीं होते तो वो जिंदा कैसे थी? उसके लिए हमारे सिस्टम ने क्या व्यवस्था करी? आज सब बिल्किस बिल्किस कर रहे हैं, पर वो उस हिम्मत को दिखाने के लिए भी, जुटाने के लिए, लड़ाई को लड़ने को, उसको जिंदा तो रहना था। हमारा सिस्टम कहां था तब? आज भी क्यों नहीं किसी ने सोचा? अभी तक भी नहीं कोई गया सिस्टम मतलब स्टेट जी, कोई गया कि सॉरी हम आपका ख्याल रखना भूल गए थे, वो नहीं हो पाया ना। और अगर आप इस पूरी लड़ाई में से सोशल वर्कर्स को हटा दीजिए तो बिल्किस कितने दिन जिंदा रहने वाली थी? स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जाना था आपको, एक आज आप कहीं से चल के आपको पैसा चाहिए ना ट्रेवल करने के लिए भी, बिल्कुल। तो वो जिंदा रखना मतलब कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो जी, कि उन्होंने उसको जिंदा रखा, तो साथ दिया, पैसे लगाए, लड़ाई करी, उनका क्या गेन था खुद का? आज तो वो फोरफ्रंट में भी नहीं है। बिल्किस को लोग बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, जजेस की बात कर रहे हैं, उन सोशल वर्कर की कौन बात कर रहा है? ये बहुत बड़ी लड़ाई तो उन्होंने लड़ी जी मैम। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात आज हमें बताई है मैम, और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को भी उतना ही क्रेडिट इस बात का ज़रूर दिया जाए। आगे बढ़ते हुए मैम मैं चाहूंगी कि आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ में रेमिशन के बारे में बताएं, क्योंकि क्या होता है कि एक कॉमन मैन के लिए कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि एक बार जब सजा हो गई है, एक कानूनी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद सजा सुना दी गई है, वो व्यक्ति, वो दोषी जेल में भी कुछ समय काट चुका है, तो कानून में रेमिशन या ये रिहाई का प्रावधान क्यों है? सो रेमिशन क्या है कि आपके पास जो पीनल लॉ है जी, उसमें है अगर किसी ने अपराध किया तो उसको सजा देंगे, ठीक है। अपराध के हिसाब से एप्रोप्रिएट सजा मिलनी चाहिए जी। सजा देना ना केवल उसके गुनाह के लिए देते हो, पर आप सोसाइटी को भी बताते हो कि देखिए अगर आप ऐसा गुनाह करते हो तो उसको ये सजा मिलती है, तो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी कैन सी, मतलब बाकी लोग सोसाइटी में अपने आप को सेफ फील कर पाए कि देखिए कोई गलत करेगा उसके लिए सजा है, और बाकी लोग डरे गलत करने वाले भी कि अगर हम गलत करते हैं तो इसके लिए इतना भुगतना पड़ेगा, डेटरेंट बेसिकली, राइट। तो वन सिक्योरिटी एंड डेटरेंस, दो बोथ। अब सजा तो हो गई, जैसे इस केस में हो गया कि आजीवन कारावास हो गया। आजीवन कारावास के बाद क्या मैं हमेशा वहां रहूंगा एज एन एक्यूज? मेरे को हमेशा रहना है जेल में, या फिर कोई प्रोविजन है कि अगर आप सुधर पाए तो एक वो रिफॉर्मेटिव जो एक पॉलिसी होती है कि अगर आप रिफॉर्म कर लेते हो, भाई हमको हमारा पीनल प्रोविजन, पीनल लॉ ये नहीं है कि आपको सजा दी मतलब हम आपको बाहर आने ही नहीं देंगे। आप रिफॉर्म कर लेते हैं तो बाहर आइए और सोसाइटी के संग फिर से जेल कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए है कि आपने सजा के हिसाब से, आपके गुनाह के हिसाब से आपने अलग अलग बना रखा है कि अगर ये सजा थी आपकी, ये गुनाह था, तो आपके हर स्टेट की पॉलिसीज में आपको मिलेगा कि अगर रेप था या मर्डर था या फिर रॉइटिंग थी, अलग अलग हिसाब से कि इतने मिनिमम इतने साल तो आपको अंदर रहना होगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट फिर ये एग्जामिन करेगी कि भाई आपने मिनिमम सजा काट ली, आपका गुनाह किस नेचर का था, आपके बाहर निकलने से सोसाइटी को तो दिक्कत नहीं होने वाली है, जो आपके विटनेसेस थे, जो आपका विक्टिम था, उसको तो थ्रेट नहीं होती है कोई, लॉ एंड ऑर्डर तो अफेक्ट नहीं होने वाला है, आपके फैमिली में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज क्या हैं, और क्या मैसेज देगा आपका बाहर आ जाना। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको जब रेमिशन दिया जाएगा, आपको जब दया दिखाई जाएगी, इसको एक बहुत सिंपल शब्दों में ये बोलिए
कि एक स्टेट सिस्टम बनाया, कानून ने एक सिस्टम बनाया, सजा दे दी, सजा के टाइम आपने वो मैसेज दिया, बाद में आपको बाहर आने का भी एक मौका दिया जा सकता है एक मिनिमम सेंटेंस अंडरगो करने के बाद। अब आप उस मिनिमम सेंटेंस को अंडरगो करने के बाद अप्लाई कर सकते हो, कंसीडरेशन है। कोर्ट बड़ा साफ साफ जजमेंट में बोलता है रिपीटेडली, देखिए एक वो इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। आपका रेमिशन देने के फैसले को कोई पढ़े, रेमिशन का मतलब है प्रीमेच्योर रिलीज। आपकी पूरी सजा नहीं हुई थी पर उसके मेच्योर होने से पहले आपको वापस बाहर निकाला जा सकता है अगर आपने एबीसीडी फैक्टर्स फुलफिल कर लिए तो। अब वो एबीसीडी फैक्टर फुलफिल होना जरूरी है और उसके लिए जरूरी क्या, अपन को कंसीडर करें। जैसे आप मुझे कहें कि मुझे इंटरव्यू लेना है, मैं कह दूं नहीं, तो आप कहेंगे भी आप बताते तो क्राइटेरिया, तो वो उनके ऑर्डर से दिखना तो चाहिए जी कि आपने क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करे और उन फैक्टर्स को आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया है। ये है रेमिशन जी। अब मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के मई 2022 के फैसले के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस स्टेट में, जिस राज्य में गुनाह किया गया है वही स्टेट रेमिशन को डिसाइड करेगी। इसी फैसले के बाद जो है पूरी रेमिशन की प्रक्रिया शुरू की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ ही दिनों पहले आए फैसले में ये कहा है कि 2022 का मई में जो दिया गया फैसला था वो गलत है, उसे रद्द कर दिया है, ये कहकर कि उस समय याचिकाकर्ता ने जो है कुछ संबंधित जरूरी जानकारी को जो है छुपाया था और वो फैसला फ्रॉड से प्राप्त किया गया था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, और कोर्ट ने ये भी कहा कि गुजरात सरकार के पास ऑप्शन था, वो रिव्यू फाइल कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। तो आप हमें बताइए, इस पे थोड़ी और जानकारी हमें दीजिए और बताइए कि क्या ऐसा पहले भी हुआ है। रेमिशन कैंसिल हुए हैं पहले भी, इनफैक्ट हमने वो जजमेंट साइड भी किया था, इपुरू का एक जजमेंट है, और भी केसेस हैं जिसमें कि रेमिशन सेटिसाइड हुए हैं। तो रेमिशन कैंसिल होना पहला नहीं था, 11 लोगों का रेमिशन होना और कैंसिल होना पहला था, ये पहले नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले को कैंसिल करके, मतलब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो रेमिशन दिया ही नहीं था, हाँ वो तो ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट का रेमिशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, ऐसा नहीं हुआ है जी। सुप्रीम कोर्ट ने किसी 11 में से किसी एक व्यक्ति की रिट को एंटरटेन करा और ये बोला कि इनकी रिट को 3 महीने या 2 महीने जो भी टाइम दिया था कि इस इतने समय में डिसाइड कर लीजिए इनके रेमिशन एप्लीकेशन, वो गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था। उसी का फायदा उठा के बाकी लोगों ने भी एप्लीकेशन अपनी पुश करवा ली और उन सबकी एप्लीकेशन द्रुतगामी गति से, जिसका मतलब है जेट स्पीड से डिसाइड हो गई। कितनी जेट स्पीड से कि 13 मई का ऑर्डर है, 26 मई को गुजरात गवर्नमेंट, मतलब पूरा उनका जेल अथॉरिटीज वगैरह कंसीडर कर चुके थे विद इन 13 डेज। ऐसा तो कभी नहीं होता है, हमारे यहाँ एप्लीकेशन मूव नहीं होती एक टेबल से दूसरी टेबल पर। बट 13 मई के ऑर्डर की प्रॉब्लम ये थी कि एक राधे श्याम है जो सुप्रीम कोर्ट तक आया। राधे श्याम ने आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन फाइल करी। अब आप सबको पता है कि आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन आप फाइल करते तो आप जुडिशियल ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते हो। 9 जजेस बेंच जजमेंट नरेश मिराजकर बड़ा क्लियर है। उसके बाद रूपा अशोक हुर्रा आ गया 5 जजेस बेंच। लॉ सेटल्ड है कि जुडिशियल ऑर्डर को यू कैन नॉट चैलेंज बाय वे ऑफ अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। उसने आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन फाइल करी तो उसने कोई जुडिशियल ऑर्डर एक्चुअली चैलेंज नहीं किया, बट फैक्ट ये था कि उसके पास एक जुडिशियल ऑर्डर हाई कोर्ट का था गुजरात का, जिसमें उन्होंने बोला कि देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र, तो आप महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जाइए। अगर राधेश्याम को उस ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम थी तो क्या बनता था, आप आके सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करते। राधेश्याम ने उस ऑर्डर को चैलेंज ही नहीं किया तो वो ऑर्डर तो फाइनलिटी अटेन कर गया। उस ऑर्डर के कंप्लायंस में राधेश्याम ने एक्चुअली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एप्लीकेशन फाइल कर दी। अच्छा, तो वो एक्ट अपॉन कर लिया उसने जी। राधेश्याम ने एक क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई उसी ऑर्डर के लिए गुजरात हाईकोर्ट में ही। गुजरात हाईकोर्ट ने वो भी टर्न डाउन कर दिया ये बोलकर कि देखिए हमने आपको पहले कहा हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट महाराष्ट्र है तो आपका हाईकोर्ट भी महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट बनेगा, वहां जाइए। जब राधेश्याम यहां आया तो राधेश्याम ने ये नहीं बताया कि राधेश्याम ने गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर बताया जी,
पर राधेश्याम ने दूसरा ऑर्डर नहीं बताया, केवल पहला बताया। राधेश्याम ने यह नहीं बताया कि मैं उस ऑर्डर पे एक्ट अपॉन कर चुका। तो कितना क्लोजली कर चुका कि 17 जुलाई 2019 का वो ऑर्डर था। राधेश्याम ने 1 अगस्त 2019 में महाराष्ट्र में अप्लाई कर दिया था परमिशन के लिए। ओके। उसके अप्लाई करने के बाद जो एक प्रोसीजर होता है एज पर द पॉलिसी और द लॉ के हिसाब से, कि आप वो एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट फॉरवर्ड करेगी कन्विक्टिंग कोर्ट के पास, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के पास, लोकल कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास, लोकल पुलिस के पास, जेल अथॉरिटी के पास। वो एप्लीकेशन सब जगह चली गई थी एंड यू वोंट बिलीव एवरी सिंगल अथॉरिटी ने उसके लिए नो कह दिया था। तो कन्विक्टिंग कोर्ट ने कहा नो, सीबीआई ने कहा नो, एसपी ने कहा नो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा नो, डायरेक्टर जेल ने कहा नो। राधेश्याम ने ये कोई कुछ डिस्क्लोज नहीं किया और राधेश्याम ने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी, क्या बोलकर कि देखिए मैं गुजरात में गया तो गुजरात हाईकोर्ट ने बोल दिया आप महाराष्ट्र जाइए, बॉम्बे हाईकोर्ट में अप्लाई करिए, आपकी तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट महाराष्ट्र है। और हम में से एक एक्यूज गया हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने कह दिया आप गुजरात जाइए। और वो ऐसा कुछ नहीं था, उसने वो ऑर्डर ही नहीं लगाया। वहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बोला था, बॉम्बे हाईकोर्ट में 2013 में गया था वो बंदा, 13 तक तो ऑर्डर नहीं आया था। उसने ये एप्लीकेशन लगाई थी कि मुझे गुजरात ट्रांसफर कर दीजिए सब जेल में, कोई एक्यूज ने। तब तक एज पर द पॉलिसी ये होता है कि जब आपका कन्विक्शन हो जाता है उसके बाद वो उनको उनकी होम जेल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। तब तक ऑर्डर्स हो गए थे उनको होम जेल में ट्रांसफर करने के। तो जेल अथॉरिटीज ने आके कोर्ट को ये बताया, तो कोर्ट ने कहा कि तो इन्फ्रक्चर्स हो गई है बिकॉज ऑलरेडी ऑर्डर हो गए। तो वो तो था ही नहीं रेमिशन का केस, 2013 में रेमिशन का हो भी नहीं सकता था क्योंकि तब तक अपील नहीं डिसाइड हुई थी, अपील 17 में जाकर डिसाइड हुई है। तो यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में राधेश्याम की पिटीशन आई तो एक तो 2 या 3 डेट में गुजरात हाईकोर्ट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने अपना रिप्लाई भी नहीं फाइल किया। गुजरात गवर्नमेंट ने सरप्राइजिंगली कोई सीनियर भी नहीं एंगेज किया। उनके स्टैंडिंग काउंसिल ने कोर्ट में खड़े होकर ओरल आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्शन लिया कि हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र। वी श्रीहरिन का 5 जजेस बेंच का जजमेंट क्लियर है। प्रोविजन आप लोगों ने सेक्शन 432(7) पढ़ा होगा, वो बहुत क्लियर है, वो तो बड़ा साफ लिखा हुआ है। बट बेंच ने मान लिया कि क्राइम गुजरात में हुआ है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो वो बनेगी। कैसे माना ये मेरे समझ के परे है, क्योंकि मैंने बहुत ढंग से कोशिश कर, हर तरह से पढ़ने की कोशिश कर ली प्रोविजन को, जजमेंट्स को। जजमेंट्स छोड़ दीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल में प्रोविजन पढ़ लीजिए, सेक्शन 432 सीआरपीसी, काफी क्लियर है वो। समझ ही नहीं आता कि उसमें कैसे समझ आएगा कि आप क्राइम क्योंकि वहां हुआ था, सो व्हाट ट्रायल महाराष्ट्र में हुई थी, सो व्हाट कन्विक्शन महाराष्ट्र में हुआ था, तो भी हम तो गुजरात भेजेंगे, मेरे समझ के परे है। पर कोर्ट ने उनको ये बोल दिया कि गुजरात एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, और क्योंकि कन्विक्शन इनका 2008 में हुआ है, 2008 तक जो पॉलिसी इफेक्टिव थी वो 1992 की थी गुजरात की, इसलिए 1992 पॉलिसी वर्केबल होगी जगदीश के जजमेंट के हिसाब से, और गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसका। और उसका मतलब फॉल आउट ये था कि 92 वाज 1 पेज 1 और 1.5 पेज पॉलिसी, जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ था। आप जाइए, अप्लाई करिए, ये बोलिए मुझे 14 साल हो गए, कहेंगे अच्छा आप जाइए। मतलब इट लुक्स लाइक वो गुजरात पॉलिसी ऐसी लगती थी कि आप, जबकि तब तक संगीत का जजमेंट आ चुका था 2013 में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हैवीली क्रिटिसाइज किया था डिफरेंट गवर्नमेंट्स की इस अप्रोच को कि आप मैकेनिकली डिसाइड करते हो, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फैक्टर्स को देखो, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करो, इन्फॉर्म डिसीजन दो। अब हम कोई भी पॉलिसी को अगर देखते हैं, अगर गवर्नमेंट एक्ट अपॉन करती है तो कोर्ट ने जो लॉ लेट डाउन कर रखी होती है उसके लाइट में करते हैं जी, उसके परव्यू में करते हैं। गुजरात स्टेट ऐसा लगता था, उनका कहना था हम तो कुछ और देख ही नहीं सकते, हम तो इस 1.5 पेज की पॉलिसी को देखेंगे, इसमें ये लिखा है 14 साल हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा था, उनकी समझ ये थी पॉलिसी की कि अब तो जैसे ही 14 ईयर्स हो गए हम रख ही नहीं सकते किसी को, ऐसा मैंडेट हमको बाहर निकालना होगा। उन्होंने उसमें एक लाइन जोड़ दी थी कि गुड कैरेक्टर। अब वो गुड कैरेक्टर का क्या, किस तरह से उन्होंने उसको असेस किया था, मतलब आपको उस पूरी फाइल में गुड कैरेक्टर लाइन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
कॉन्डक्ट, गुड कॉन्डक्ट। व्हाट इज गुड कॉन्डक्ट? आप डिफाइन तो करिए कैसे आपने जज किया है। सारे के सारे 11 लोगों का एक ही साथ गुड कॉन्डक्ट है, जो कि पैरोल को जंप कर रहे हैं, जो कि फरलो को जंप कर रहे हैं, जो वन ऑफ देम इज कमिटिंग क्राइम ऑल्सो जाने के बाद, तो भी वो गुड कॉन्डक्ट था कि उनका जेल कॉन्डक्ट अच्छा है। कहीं पर भी उस ऑफेंस को कंसीडर नहीं किया, उस मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम को कंसीडर नहीं किया, उसका जो इम्पैक्ट था सोसाइटी पर जी। आज बिल्किस के मैटर में एक लाइन भी हेडलाइन बनाती है। क्यों? क्योंकि एज अ सोसाइटी हमको उस केस ने ट्रबल किया है। फिर वो जो जजमेंट्स हैं, बाकी सारे जो 4-5 जजमेंट कोर्ट ने बाद में भी साइड किए, उन सारे 5 जजमेंट में बड़ा क्लियर था। तो कोर्ट ने जब बाद में अब वाले जजमेंट में बोला है 8 जनवरी की में, तो उन्होंने बोला है कि वो वाला डिसीजन फ्रॉड से लिया है, बिकॉज राधेश्याम ने कोई फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किए थे। अपने बारे में तो राधेश्याम को बताना ही था ना। और दूसरा, लॉ सेटल्ड है, प्रोविजन ऑफ लॉ सेटल्ड है, और अदरवाइज जजमेंट से लॉ सेटल्ड है। तो भी कोर्ट ने उन सबको इग्नोर करके ये बोला कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गुजरात है। सो दोनों काउंट पे कोर्ट ने बोला दैट जजमेंट इज नलिटी, बिकॉज एक फ्रॉड से उसको लिया है, और दूसरा वो पर इंक्वेरियम टू सेटल्ड पोजीशन है। पर इंक्वेरियम मतलब इग्नोरेंट टू द सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ, राइट। तो चाहे वो पोजीशन ऑफ लॉ से इग्नोरेंट है, चाहे प्रोविजन ऑफ लॉ से इग्नोरेंट है, यहाँ पर दोनों से थे जी। वो जजमेंट, तो इसलिए वो जजमेंट को उन्होंने बोला नल वॉइड है या नलिटी है, और नलिटी है तो उसको देन इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड नलिटी ऑन लॉ। शोभा जी, आपने आर्ग्यूमेंट करते समय एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया था, सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन के बारे में। मैं चाहूंगी कि आप हमें बताइए शॉर्ट में कि ये प्रोविजन क्या है और इस केस में ये कैसे अप्लाई होता है। सो देखिए, आपका पीनल लॉ में जब अलग अलग सेक्शंस पढ़ेंगे, जहाँ पर भी होता है कि जहाँ पर किसी भी ऑफेंस को पेनलाइज किया जाता है, तो कुछ में होता है मिनिमम इतनी सज़ा, मैक्सिमम इतनी सज़ा। कुछ में होता है इसके साथ फाइन भी, या फाइन मतलब सज़ा या फाइन, या सज़ा और फाइन, ठीक है। इस केस में जब पनिशमेंट हुआ, जब जजमेंट आया कन्विक्शन का बिल्किस के केस में, तो कोर्ट ने बोला एक्स नंबर ऑफ ईयर सजा प्लस इतना फाइन। तो हर क्राइम के अगेंस्ट सजा प्लस फाइन, सजा प्लस फाइन, सजा प्लस फाइन, ऐसे था। तो अमूमन एक व्यक्ति का 6,000 या समथिंग ऐसे 2-2 हज़ार का उन्होंने 3 फाइन लगाए थे, तो 6,000 बनता था। इनमें से किसी ने भी वो अमाउंट पे ही नहीं किया था, इतने सालों में भी पे नहीं किया था। लॉ क्या है कि अगर आपने फाइन पे नहीं किया, और वो जजमेंट का पार्ट भी होता है कि उसमें बोलते हैं या तो आपने पे कर दिया फाइन, अगर पे नहीं किया तो इन डिफॉल्ट आपको इतना और सजा भुगतनी होगी, ठीक है। तो वो 2 महीने हो सकती है, वो 3 महीने हो सकती है, वो 2 साल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इनके केस में हर उस डिफॉल्ट पे 2 साल था। अच्छा, ठीक है। तो वो हर व्यक्ति के लिए 6-6 साल बन रहा था। अच्छा, एडिशनल जी। लॉ ये है, प्रोविजन ऑफ लॉ भी बड़ा क्लियर है, सीआरपीसी भी बहुत क्लियर है, और उस पर जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वो भी क्लियर है कि अगर आपने जो इन डिफॉल्ट वाला पीरियड आपने मतलब आपने फाइन नहीं पे किया, तो इन डिफॉल्ट को आप माफी नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए मैंने 14 साल अंदर रहने थे, तो मैं 14 साल रह चुका, ये 6 साल जो मेरे को एक्स्ट्रा और जाने थे, अब उसको तो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 14 साल का तो माफी मिल जाएगी। आपको माफी मिलेगी अगर आप एंटाइटल्ड हो, बट आपको जो फाइन के अगेंस्ट में जाना था वो पीरियड अंडरगो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं किसी की असल में सजा 8 साल है जी। और उसकी इन डिफॉल्ट वाली फाइन ना पे करने पर 2 साल होती है जी। तो उसको 8 + 2 अंडरगो करनी है, 10 साल, ठीक है जी। मान लीजिए पॉलिसी आपकी जो रेमिशन पॉलिसी है, उसके हिसाब से उसका एंटाइटलमेंट बनता है कि वो 3 साल के बाद बाहर आ सकता है जी। तो 8 में से तो 3 चलेगा। अच्छा। और जो डिफॉल्ट वाली 2 है वो तो आपको भुगतनी ही है। इनके केस में क्या हुआ था कि इन्होंने वो 14 साल तो वो बताया जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अगेंस्ट था कि मिनिमम 14 ईयर्स, पर जो फाइन पे नहीं किया था उसका वो 6-6 साल हर व्यक्ति के लिए था, जो उनको और अंडरगो करना था जी। दैट मीन्स मिनिमम जो 20 साल जाना था, होना ही चाहिए था। अब
ऐसे जजमेंट्स मिलेंगे आपको कि आप कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने कम कर दिया एंड ऑल दैट, पर रेमिशन के टाइम पर इसमें डिस्कशन कहाँ है, ये कंसिडरेशन कहाँ है? तो जिस वक्त आप रेमिशन की उसकी फाइल देख रहे थे और फाइल में आप लिख रहे हो, जेल रिकॉर्ड बन के आता है, एक स्टेटस शीट बन के आती है, उसमें होता है कितनी सजा है, कितना फाइन है, फाइन पे हुआ कि नहीं हुआ, कितनी पैरोल है, कितनी फरलो है, अब इसने टोटल अंडरगॉन कितना करा है, फरलो के साथ, पैरोल के साथ, बिना फरलो, बिना पैरोल के। तो जब उसमें लिखा है फाइन नॉट पेड, तो फिर गवर्नमेंट ने वहां पर क्यों नहीं दिमाग लगाया, जब वो अथॉरिटीज जो भी देख रही थी उसकी फाइल, कि भाई जब फाइन नॉट पेड है तो 6 साल और हैं, तो 14 + 6 तो इनमें से एक बाहर नहीं आ सकता था। आप गुजरात पॉलिसी लेके बैठे थे तो भी तो नहीं आ सकता था, तो भी हर किसी को 14 के बाद 6 साल और लगाने थे, वो तो इनमें से किसी ने नहीं लगाए। उस पॉइंट के लिए भी कोर्ट ने बोला है कि उस लिहाज से भी इनके लिए रेमिशन गलत था। हमने देखा कि 2022 में जब उन दोषियों को रिहाई दी गई तो पूरे देश भर से महिलाएं संगठन जो है बिल्किस के समर्थन में आए, बहुत सारे ओपन पत्र लिखे गए, सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की गई। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी इस लड़ाई में इस एक जो सपोर्ट था, ये जो समर्थन था, इसका क्या रोल था? एक्चुअली बहुत बड़ा रोल था ये, मेरे लिए ही नहीं था, मेरे को लगता है सबके लिए था ये बहुत बड़ा रोल। और बताती हूँ कैसे है। आप गिरते हो ना, जब चल रहे होते हो, आप एक बार गिरोगे उठ जाओगे, दूसरी बार गिर जाओगे, फिर तीसरी बार उठ जाओगे, एक लिमिट होती है गिरने के बाद उठने की भी। हिम्मत जवाब देती है, बॉडी जवाब देती है, हर बार उतनी ही हिम्मत, और एज के साथ साथ बहुत चीजें फर्क पड़ने लगती हैं। फॉर्चुनेटली बिल्किस की तो नहीं होती है, पर एक ये तो आता है ना कि ठीक है, अगर आपको यही सोसाइटी चाहिए तो रहिए इसमें, पर फिर क्या हमको ये सोसाइटी चाहिए? क्या हम सब ओके हैं उस सोसाइटी से जहां पर इस किस्म का क्राइम करने वाले लोग वापस आप ही के बीच में ऐसे आ जाएंगे? भाई उनकी सजा कब हुई है? 8 के बाद 17 में उनकी अपील डिसाइड हुई है, 17 के बाद 22 में वो बाहर आ गए, और 17 से 22 के बीच में वो ज्यादातर बाहर थे। कोई 4 साल के लिए बाहर था, कोई 4.5 साल के लिए बाहर था, अलग अलग फेजेस में। मतलब मैं उनकी जब मैं देख रही थी कि 8 महीने बाहर हैं, 1 महीने अंदर गए, फिर 4 महीने के लिए बाहर आ गए, फिर 15 दिन के लिए अंदर गए, फिर बाहर आ गए, ऐसा था। अच्छा, हाँ, तो उनकी फरलो और पैरोल मिला के वो इस तरह से बाहर आ रहे थे इस पीरियड में। तो क्या एज अ सोसाइटी हमको ये वाली सोसाइटी ओके है क्या? सोसाइटी, और इसीलिए मेरा भी बहुत ज्यादा, मैंने अपील करी थी लोगों से कि आप आइए ना, कि बिल्किस को ये बताना जरूरी था कि तुम्हारी अकेले की फाइट है ही नहीं, तुम्हारे साथ कुछ लोगों ने गलत करा। हम बोलते हैं रेप इज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। तो जब सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम हुआ है तो सोसाइटी के वो क्रिमिनल्स क्यों बाहर आ रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट सोसाइटी क्यों नहीं करेगी? और ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जब सोसाइटी ने आके बोला हमको मंजूर नहीं है बाहर रहें। न केवल PIL फाइल हुई, हमको अंदाजा नहीं है, मतलब मेरे पास वो रिकॉर्ड है, हमारी कंट्री के अब्रॉड में हुआ हमारी कंट्री की हर स्टेट में, हर सिटी में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, एजिटेशंस हुए, मार्च निकले, लोगों ने सिग्नेचर करके अपील्स भेजी सुप्रीम कोर्ट तक। किसी ने 6000 लोगों ने, कहीं पर 240 लोगों ने, कहीं 3000 लोगों ने। तो जो रिएक्शन था वो बहुत लाउड था। दैट इज बाय द सोसाइटी दैट वी आर सेइंग नो फॉर इट, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। हमको मंजूर नहीं है कि आप इस किस्म के लोगों को और हमारे लिए इतनी अनसेफ सोसाइटी बना दें। तो बिल्किस वो सेटिस्फेक्शन ले सकती थी, वो आराम से रिलैक्स करके अपने घर में बैठ सकती थी कि मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब लोग खड़े हैं, ये इन सबकी फाइट है। जो बहुत बड़ा मैसेज दिया उसने वो ये दिया, ये तुम्हारी अकेले की लड़ाई नहीं है। और वो रोल प्ले किया इन PILs ने या इन सब एजिटेशन ने कि ना तुम अकेली हो और ना ये लड़ाई तुम्हारी है, ये लड़ाई हमारी है, तुम साथ दे दोगी तो और मजा आ जाएगा। और ये जो मैसेज बिल्किस को दिया गया, ये इतना बड़ा मैसेज टू द सोसाइटी, अकेले बिल्किस हम सब बिल्किस हैं, उसमें उनको फीमेल होने की जरूरत नहीं बिल्किस होने के लिए।
हम सोसाइटी का हर वो व्यक्ति, हर मैन वुमेन एवरीबडी, हम लोग सब बिल्किस हैं। अगर हमको उस रेप से, उस हीनियसनेस से परेशानी है तो हम सब बिल्किस हैं। बिल्किस का मतलब ये नहीं जिसका रेप हुआ, बिल्किस का मतलब जिसने आवाज उठाई, जिसने लड़ाई लड़ी। हर वो व्यक्ति जो उस पेन को महसूस करता है, वो लड़ाई लड़ रहा है। और वो हर वो व्यक्ति जो उसके साथ आया या विचार में आया, आप अपने घर में बैठ के आपने कहा ये नहीं होना चाहिए था, आपने उसका साथ दे दिया। हम वो सब बिल्किस हैं और हम सब उसके साथ खड़े हैं जब हम कहते हैं कि ये गलत हुआ। वो आवाज कितनी भी धीरे उठाइए, कितना भी तेज उठाइए, आवाज उठाना है। मैम, आज के लिए आपसे मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि आप इस जीत को कैसे देखती हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ रेमिशन से रिगार्डिंग कुछ दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि इस डिसीजन का आपको क्या लगता है, अब क्या प्रभाव होगा? देखिए, ये डिसीजन प्रभाव इन टर्म्स ऑफ, ये बाइबल जजमेंट है रेमिशन लॉ पर। रेमिशन के हमने जजमेंट्स बहुत पहले देखे। ये फॉर्चुनेटली उन सब जजमेंट्स को एक संग रख देता है, डिस्कस कर लेता है और एक लेवल अप ले जाता है पूरी फाइट को। फैक्टर्स फ्रेशली लेट डाउन कर दिए। आपने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के इश्यू को बहुत ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया, तो वहां कोई कंफ्यूजन पहले भी नहीं था, अब कोई चाहकर भी उसमें कंफ्यूजन ऐड नहीं कर सकता। रेमिशन के फैक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ माइंड और कब नहीं देना चाहिए, उन सब चीजों को बहुत खोल के रख दिया। तो मैं इस जजमेंट को एज अ बाइबल जजमेंट कहती हूं। ये लैंडमार्क जजमेंट है इसलिए क्योंकि इस जजमेंट ने जो हिम्मत दिखाई है। देखिए, बिल्किस ने एजिटेट करा, मैंने उसका माउथपीस बन के कोर्ट में वो सारी बातें रख दी, पर अगली हिम्मत दिखानी थी जजेस को। सो ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ हिम्मत है। कैसे? बिल्किस ने वो सब सह के भी जिंदा रहने की हिम्मत दिखाई, बिल्किस ने वो सब सह के भी लड़ने की हिम्मत दिखाई। सोशल वर्कर्स उसके साथ खड़े हैं, सिस्टम का एक पार्ट उसके साथ खड़ा हुआ। देखिए, सिस्टम ने उसके संग बहुत गलत किया, पर वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो भी पार्ट ऑफ सिस्टम ही थी ना। जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी वो भी पार्ट ऑफ सिस्टम थी, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, सीबीआई एंड ऑल। वो जज जिसने जजमेंट लिखवाया ट्रायल कोर्ट का, तो सिस्टम ने साथ दिया, सोसाइटी ने साथ दिया। जो भी हम पहले डिस्कस करके चुके हैं कि जब 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 बिल्किस के संग गलत हुआ, पूरी सोसाइटी साथ आगे खड़ी हो गई और बिल्किस को बोला तुम अकेली नहीं हो। मैंने रोल प्ले कर दिया, सारे पीआईएल पिटिशनर्स ने और उनके लॉयर्स ने रोल प्ले किया। अब बारी थी जजेस की। जजेस ने वो रोल प्ले करा जिसके लिए हम उनको जितना जितना थैंक्स बोले कम है। दोनों जजेस ने हियरिंग के टाइम पर भी, हियरिंग को जितना कंफर्टेबल, हियरिंग को कंफर्टेबल बनाना जजेस का काम है। लॉयर्स उसमें केवल रोल एक प्ले कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छी असिस्टेंस दे दो। जजेस का काम होता है कि वो उस हियरिंग को कितना कंफर्टेबल बना दें, कितना कंस्ट्रक्टिव बना दें। जस्टिस थॉमस बोलते थे, गेटी थॉमस, किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने कूल एंड कंफर्टेबल कैसे रहते हैं कोर्ट में, तो उन्होंने बोला ये हमारा काम बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम है। एक लॉयर का 100% निकालने के लिए हम उसको जितना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर देंगे उतना प्रोडक्टिव काम हो जाएगा, उतना जजमेंट हम अच्छा लिखवा पाएंगे। जजेस ने सबको बहुत इलेबोरेटली सुना, कहीं पर कोई बायसनेस नहीं थी, बहुत ओपनली हमको भी, अदर साइड को, सबको सुना। और उसके बाद इतनी क्लैरिटी के साथ हर चीज को इतना डिटेल में, कहीं पर भी रुके नहीं, छूटे नहीं, कम नहीं पड़े। मतलब जो जजेस की तारीफ है इस केस में, वो कम नहीं पड़े। जितना करना चाहिए था वो उन्होंने करा। तो वो तारीफ इसलिए कि उन्होंने वो करा जिसकी जरूरत थी वो। और वहां पर जब ये बोल दिया ना 2 हफ्ते के अंदर बाहर जाओ, 4 हफ्ते के बाद बोल देते तो बहुत लंबा पीरियड हो जाता, उतना वेट करना मुश्किल पड़ता। कहीं पर ये कंसिडरेशन हो जाता कि अब 17 महीने बाहर है, जैसा कि आर्ग्यूमेंट था। बट मुझे समझ नहीं आता कि आर्ग्यूमेंट कैसे हो सकता था इसमें मर्सी दिखाने के लिए इनको, क्योंकि आपने 14 लोगों की लाइफ ली है, उनको आपने एक दिन की बच्ची को मारा है। उन 14 लोग में से कौन है? बिल्किस की 2.5 साल की बच्ची, 3.5 साल की, सॉरी, बिल्किस के कजन की 1 साल की बच्ची,
बिल्किस की कजन, एक दिन की बच्ची, बिल्किस की कजन जिसने एक दिन पहले डिलीवर किया था, बिल्किस की मदर, बिल्किस के 2 छोटे भाई माइनर, बिल्किस की 2 छोटी बहनें माइनर, उसकी 2 और कजन, उसके फूफा, उसके मामा, उसकी फूफी, मर्सीलेसली, ये गनशॉट मर्डर्स नहीं थे। ये ऐसा था कि मतलब आप अगर वो उसमें जो डिटेलिंग है मैं कोर्ट को दिखा रही थी, पत्थर किसी के चेस्ट पे रखा हुआ है, प्रेस है, कंप्रेस हो गया है चेस्ट, किसी का सिर फट रहा हुआ, पूरा सामान बाहर निकला हुआ है, इस किस्म के मर्डर थे वो। तो इसमें मर्सी कहां पर? और जो लाइफ लेते हैं और जो लाइफ ऐसे लेते हैं और इतने लोगों की लेते हैं, आप रेमिशन में क्या बोलोगे कि अगर आपने एक मर्डर किया है तो आप 14 साल के बाद आप मर्सी की प्लीट करोगे, या 14 लोगों की जान ली है आपने, तो जो 14 लोगों की जान ले रहे हैं उनके संग, तो वहां कोर्ट का ये कहना है कि आपका क्योंकि रेमिशन इलीगल था, नलिटी था, तो ऑर्डर नलिटी था, रेमिशन इलीगल था, इसलिए आपका हर एक दिन बाहर रहना इलीगल है, इसलिए आपको तुरंत बाहर जाना पड़ेगा। ये जो वापस जाना पड़ेगा वाला जो जजमेंट का पार्ट है वो बेहद जरूरी था, उसी की तो लड़ाई थी पूरी जी। पर वो हुआ फाइनली। तो ये हर लिहाज से, मतलब मैं ये कहती हूं तारीख तक, बोलते हैं ना आने वाली तारीख तक हमेशा इसको याद रखा जाएगा। तो ये वो जजमेंट है जिसकी मिसाल हमेशा दी जाएगी। इसकी मिसाल इस जजमेंट ने जो किया कि ना केवल उनको वहां भेजा जहां उनको जाना चाहिए था वापस, पर जो एक उम्मीद पूरी सोसाइटी में जगा दी, एक सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन को रिडीम करा। मैंने इंटरनेशनल फोरम पे इंटरव्यूज दिए हैं और मुझे पता है रेमिशन के बाद लोग कैसे सवाल पूछते थे। लोग कहते थे आपको उम्मीद है कि आपकी कोर्ट ये कुछ कर पाएगी। तो इंटरनेशनली हमारी रेपुटेशन को इफेक्ट हुआ था, हमारे जुडिशियल सिस्टम के रेपुटेशन को इफेक्ट हुआ था कि कैसी कंट्री आपके यहाँ ये भी हो जाता है। तो वो रिडीम हुआ, एक आम जनता का फेथ रिडीम हुआ कोर्ट में कि कोई कितना भी हाई कांटेक्ट वाला बंदा हो, गवर्नमेंट साथ दे रही हो, पर कोर्ट्स बैठी है वहां पर फाइनली और सब ठीक कर देंगी। तो ये जो फेथ रिडीम करा है कोर्ट ने, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया है कि लोग अब ऐसे, मेरे पास काफी मैसेजेस आए उस जजमेंट के बाद जब लोगों ने कहा शोभा थैंक यू सो मच दैट यू हैव रीलिव्ड, you have made our fight to relive, our mission to relive, we can feel like we can now fight, we have relived our energies। और ये बहुत बड़े बड़े मैसेजेस थे और कहीं से भी आ रहे थे, मतलब मेरे से अब्रॉड से फोन आए मेरे पास जब लोग बोल रहे हैं जिनका कोई नाता नहीं है बिल्किस से, कि ये उम्मीद जगाने की हिम्मत देता है, एक लड़ाई लड़ने की हिम्मत देता है कि लड़ते रहिए, आप गलत को सही कर सकते हैं। तो इस जजमेंट का कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड सेंडिंग देम बैक से, मतलब उनको वापस जेल भेज देने से भी बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ी सर्विस है इस जजमेंट के थ्रू टू द सोसाइटी एट लार्ज कि आप लड़ाई लड़िए। तो देखिए कोर्ट तो जाके नहीं लड़ने का ना, लड़ाई लड़िए, हमारे तक आइए, तो हमें बताइए तो कि गलत क्या हो रहा है। हम नो नॉनसेंस एटीट्यूड रखते हैं और हम बख्शते नहीं हैं, जहां गलत है उसको सही कर देते हैं। तो ये मैसेज बहुत बड़ा है जी। शोभा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, आप ऐसी ही और लड़ाइयाँ लड़ते रहें और हमारे जैसे और भी लोगों को जो है इम्प्रेस तो करिए और मोटिवेट भी करते जाइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपने व्यूज़। ऐसे और अधिक वीडियो और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव लॉ पर।